आइए आज हम आपको राज्य और उसके तत्व के बारे में बताते हैं। राज्य क्या है और राज्य के तत्व क्या है, मतलब राज्य किन तत्वों से मिलकर बनता है। जहाँ तक राज्य की परिभाषा की बात है, ये एक अजीब विडंबना है कि राज्य जैसा अस्पष्ट शब्द होने के बाद भी इसकी अवधारणा या इसकी परिभाषा को लेकर बड़ा मतांतर रहा है। प्राचीन राजनीतिक चिंतन को अगर देखें आप, तो आप कह सकते हैं कि पुरातन राजनीतिक चिंतन में राज्य को दो तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता था। पहला, राज्य को यह माना जाता था कि राज्य व्यक्तियों का समूह है, और दूसरा यह कहा जाता था कि राज्य एक ऐसा समूह है जो परस्पर लाभ पर आधारित है। प्राचीन राजनीतिक चिंतकों में मैं आपको दो नाम बताऊं। अरस्तु, जो कहा करता था राज्य को परिभाषित करते हुए कि राज्य परिवारों और गांवों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। वहीं सिसरो राज्य की परिभाषित करते हुए कहता है कि राज्य व्यक्तियों के एक ऐसे समुदाय को कहते हैं, एक ऐसे समूह को कहते हैं जो परस्पर लाभ के लिए संगठित हुए रहते हैं। तो आप देखेंगे कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन में राज्य को कुछ इसी रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन आधुनिक राजनीतिक चिंतन में राज्य को इतने सीमित अर्थों में नहीं व्यक्त किया जाता है। आज वर्तमान समय में राज्य की जो अवधारणा आई है वह एक क्रमिक विकास के रूप में आई है। प्रारंभिक तौर पर राज्य को जो परिभाषित करने का प्रयास राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा किया गया वो यह किया गया कि एक जनसंख्या को इंगित किया गया और दूसरा उनके संगठित स्वरूप को इंगित किया गया। कालांतर में उस जनसंख्या को मर्यादित करने की बात आई, क्योंकि जनसंख्या अगर मर्यादित नहीं होगी तो भीड़ हो जाएगी और भीड़ को अनुशासित करना निहायत जरूरी है, तभी राज्य अपने विहित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। तो बाद की जो परिभाषाएं बनी उसमें जनसंख्या को भी सम्मिलित किया गया, भूभाग को भी सम्मिलित किया गया और सरकार को भी सम्मिलित किया गया, लेकिन वास्तव में ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं थी। राजनीति शास्त्र में राज्य की परिभाषा की पूर्णता जब कहीं देखने को मिलती है तो वो दो राजनीतिक शास्त्री हैं जिनकी परिभाषाओं को यह माना जाता है कि इन्होंने राज्य को पूर्ण रूप से परिभाषित किया है। एक है फिलिमोर और दूसरे हैं गार्नर। इन दोनों की परिभाषाओं में आप देखेंगे कि राज्य के जो वास्तव में अनिवार्य चारों तत्व होते हैं, उन चारों तत्वों का उल्लेख इन दोनों ही राजनीतिक शास्त्रियों की परिभाषा में देखने को मिलता है। प्रश्न उठता है वो चार अनिवार्य तत्व क्या है। तो मैं क्रमशः आपको बताता हूं राज्य के इन चार अनिवार्य तत्वों को, जिसमें सबसे पहला तत्व है जनसंख्या। वास्तव में जनसंख्या के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। आप प्रारंभिक राजनीतिक चिंतन की ओर फिर से एक बार गुणा और देखें कि प्लेटो, अरस्तु, रूसो इस जैसे राजनीतिक शास्त्री जो थे उन्होंने राज्य को बड़े सीमित जनसंख्या के साथ परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्लेटो कहता है कि एक राज्य की जनसंख्या 5040 की होनी चाहिए। वहीं अरस्तु और रूसो का यह मानना है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 के आसपास होनी चाहिए। वो 10,000 की जनसंख्या का निर्धारण करते हैं, लेकिन वास्तव में आज वर्तमान युग में आज के राष्ट्रीय राज्यों के स्वरूप को अगर हम देखें तो 5040 या 10,000 की जनसंख्या हम हास्यास्पद कह सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी संख्या है ये। आज राज्यों की स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि भारत और चीन जैसे राष्ट्र हैं जिनकी जनसंख्या आप जानते हैं, भारत 140 करोड़ और चीन 170 करोड़ के आसपास जिसकी की जनसंख्या है। अब कहाँ 150 करोड़, कहाँ पौने 200 करोड़ और कहाँ 5040 या 10,000 मात्र। तो ऐसे में जनसंख्या कितनी हो इसके बारे में कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है,
लेकिन वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में मैं आपसे एक बात और कह दूं, ऐसा नहीं है कि आज के राजनीतिक राज्यों में, आज के जो राष्ट्रीय राज्य हैं, इनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जैसे मोनाको जैसा राज्य है, जिसकी आबादी कितनी है, कुछ हजार की है। मोनाको जैसा राज्य कुछ हजार का है। इजराइल को देख लें आप, जिसकी आबादी 85 लाख की है। तो आज ऐसे राज्यों के स्वरूप दिखाई देते हैं जिनकी आबादी कम कम भी है या आबादी बहुत ज़्यादा भी है। राज्यों की आबादी को लेकर एक जो सामान्य धारणा चल रही है, वो यह माना जाता है कि राज्य की आबादी अगर बड़ी हुई, ज़्यादा हुई, तो निश्चित रूप से वह राज्य के लिए श्रेयस्कर साबित होगी। लेकिन यह तब जाकर बेहतर होगी जब वह आबादी गुणात्मक रूप से बेहतर हो, सिर्फ मात्रा न हो, सिर्फ भीड़ न हो, उस भीड़ में क्वालिटी भी हो। तो राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, एक अच्छी संख्या में होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए, इस संख्या को निर्धारित कर पाना फिलहाल आज संभव नहीं है। हाँ, इतना ही कहा जा सकता है कि राज्य के संगठन के लिहाज से और राज्य की सरकार के द्वारा दिए गए दायित्वों को और व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिहाज से एक राज्य को जितनी आबादी की जरूरत होती है, उस राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या का निर्धारण कुछ इसी प्रकार से किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा पॉइंट है जनसंख्या के बाद भूभाग। वास्तव में भू क्षेत्र या भूभाग जो होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा एक रूपता नहीं देखने को मिलती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य का भूभाग कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए। फिर से प्लेटो और अरस्तु का जिक्र करते हैं हम, और कह सकते हैं हम कि इन राजनीतिक शास्त्रियों का यह मानना था कि राज्य की आकृति, राज्य का भू क्षेत्र अगर सीमित होगा, छोटा होगा, तो ठीक रहेगा। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में भी राज्य जो छोटे रहते थे, उनकी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन छोटे छोटे तमाम राज्य देखने को मिलते थे। आज के राष्ट्रीय राज्यों के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि आज बहुत विशालकाय भू क्षेत्र वाले राज्य भी हैं, और आज यह माना जाता है, आज एक सामान्य सी चलन है कि जिस राज्य का भू क्षेत्र जितना अधिक व्यापक होगा, वह राज्य उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसके पास उतने ही ज़्यादा संसाधन होंगे, वह अपने नागरिकों को उतनी ही बेहतरी के साथ रख पाएगा। तो भू क्षेत्र को भी परिभाषित करना या एक निश्चित माप बताना कि भू क्षेत्र कितने हजार वर्ग किलोमीटर या कितने लाख वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए, यह थोड़ा कह पाना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक भू क्षेत्र की बात है, भू क्षेत्र के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि राज्य का भू क्षेत्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा इसलिए नहीं कि राज्य को सीमाओं की चौकसी भी करनी है, सीमाओं की सुरक्षा भी करनी है, तो सीमाएं इतनी ही व्यापक और विशाल हों जिनकी सुरक्षा राज्य कर सके, और इतनी छोटी भी न हो कि राज्य में रहने वाले नागरिकों को जितने भू क्षेत्र की जरूरत है, वो उतना भू क्षेत्र राज्य उनको उपलब्ध ही न करा पावे। मतलब राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ही राज्य का भू क्षेत्र होना चाहिए। यही सबसे बेहतर आंकड़ा दिया जा सकता है राज्य के भू क्षेत्र के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और राज्य के तीसरे अनिवार्य तत्व का जिक्र करते हैं, जिसका नाम है सरकार। वास्तव में अगर भू क्षेत्र है, जनसंख्या है, तो निश्चित रूप से उस भू क्षेत्र पर वह जनसंख्या सुसंगठित रूप से रहे, व्यवस्थित तरीके से काम करे और विहित लक्ष्यों को राज्य को प्राप्त कराने में सहयोग कर सके। इसके लिए निहायत जरूरी है कि उस भू क्षेत्र में रहने वाली संगठित उस जनसंख्या के लिए कुछ नियम कानून और व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर नियम कानून और व्यवस्थाओं की जरूरत है, तो इसको बनाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो सरकार करती है। सरकार के अभाव में राज्य की व्यवस्थाओं का संचालन कर पाना नामुमकिन सा है। तो ऐसे में सरकार राज्य के अनिवार्य तत्वों में तीसरा तत्व है। अलग बात है कि सरकार के स्वरूप को लेकर फिर मत विभिन्नता दिखाई देती है कि सरकार कैसी होनी चाहिए। जहाँ तक सरकारों के स्वरूप की बात है, सरकार राजतंत्रात्मक भी हो सकती है, सरकार कुलीन तंत्री भी हो सकती है, या सरकार प्रजातंत्रीय भी हो सकती है, सरकार किसी स्वरूप की हो सकती है। इसके अतिरिक्त अधिनायकवादी सरकार भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि सरकार कैसी होनी चाहिए,
आज के राजनीतिक परिवेश के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो दुनिया के तमाम देशों में प्रजातंत्रीय शासन ही देखने को मिलता है। आज कह सकते हैं आप कि सरकार का सबसे लोकप्रिय स्वरूप अगर कोई है तो वह है लोकतांत्रिक स्वरूप या प्रजातंत्रीय स्वरूप, ये कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सरकार कैसी होनी चाहिए इसका जवाब जो है वो यही कहा जा सकता है कि एक राज्य की ज़रूरत के लिहाज से ही, राज्य के लोगों की सोच के लिहाज से ही सरकार का स्वरूप होना चाहिए। अगर किसी राज्य में प्रजातंत्रीय शासन की डिमांड है तो वहाँ लोकतंत्रीय शासन हो, और कोई ऐसा राज्य हो जिसके लिए अधिनायकवादी शासन अपरिहार्य हो तो निश्चित रूप से वहाँ अधिनायकवादी शासन ही जरूरी है। अलग बात है कि अधिनायकवादी शासन आते ही सारी चीज़ें बदल जाती हैं, राज्य के सारे कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, भूक्षेत्र की स्थितियाँ बदल जाती हैं, जनसंख्या की स्थितियाँ बदल जाती हैं, सरकार की कार्यशैली बदल जाती है। लेकिन अगर सरकार के स्वरूप के रूप में अधिनायकतंत्रीय शासन है तो उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। तो तीसरा तत्व है राज्य का, वो है सरकार का तत्व। तीसरे तत्व के बाद हम बढ़ते हैं चौथे तत्व की ओर, जिसका कि नाम है संप्रभुता। वास्तव में संप्रभुता राज्य का एक ऐसा अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो राज्य की एक अलग पहचान बनाता है, राज्य को अन्य राजनीतिक संगठनों से अलग करता है। दुनिया में बहुत से राजनीतिक संगठन, राज्य के अंदर ही बहुत से राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन आपको देखने को मिलते हैं, और इन संगठनों को अगर आप देखेंगे तो इनके पास एक भूक्षेत्र भी हो सकता है, इनके पास अपनी एक नागरिकता तो नहीं कह सकते हैं लेकिन सदस्यता जरूर होती है, मतलब व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, और उनकी एक ऑपरेटिंग बॉडी भी होती है जिसको कि आप गवर्नेंस भी कह सकते हैं, सरकार भी कह सकते हैं। लेकिन क्या इन राजनीतिक संगठनों को भी राज्य मान लिया जाए अगर ये सारी चीजें हैं? तो नहीं। इसका जवाब है कि नहीं। नहीं क्यों? इसलिए कि वास्तव में ये सारी चीजें होने के साथ साथ राज्य का जो चौथा और अनिवार्य तत्व है वो है संप्रभुता का तत्व। यह एक ऐसा तत्व है जो वास्तव में राज्य को अन्य संगठनों से अलग बनाता है, और यह संप्रभुता का एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से राज्य एक ऐसी शक्ति को प्राप्त करता है जिसके मार्फत वह अपने राजनीतिक अपने भूक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को आदेशित कर पाता है और अपनी बातों को मनवाने के लिए उनको बाध्य कर पाता है। तो आंतरिक रूप से संप्रभुता जिस राज्य को प्राप्त होती है तो आंतरिक रूप से उस राज्य को वह सर्वोच्चता प्रदान करती है, एक ऐसी सर्वोच्चता जिसके माध्यम से वह राज्य के विभिन्न अंगों को, समस्त अंगों को आदेशित कर पाता है। और दूसरी चीज, संप्रभुता के ही नाते राज्य को एक ऐसी और सर्वोच्चता प्राप्त होती है जिसके नाते वह वैदेशिक मामलों में भी पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। मतलब वह यह बात तय करने के लिए स्वतंत्र रहता है वो कैसी विदेश नीति बनाएगा, उस विदेश नीति के माध्यम से वह दुनिया के किन राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा, वह दुनिया के किन राज्यों से शत्रुतापूर्ण संबंध रखेगा, वह दुनिया के किन राज्यों से तटस्थ रहेगा, वह दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा, इस बात के लिए कोई भी बाह्य शक्ति उसको आदेशित या निर्देशित नहीं कर सकती है। वो जैसा चाहेगा एक बाह्य विदेश नीति अपनी इस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हुए बना सकता है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि क्या राज्य बाह्य परिकल्पनाओं में राज्य अपनी सीमाओं के बाहर भी उसी सर्वोच्चता को प्राप्त कर बनाए रखता है? यह प्रश्न इसलिए खड़ा किया जाता है कि जैसे दुनिया के बहुत से राज्य हैं या ज़्यादातर राज्य हैं, लगभग सारे राज्य हैं जो कुछ अखिल वैश्विक संस्थाओं की सदस्यता लिए हुए हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी तमाम राज्य हैं जो उसके सदस्य हैं। अब ये सदस्यता जो उनको मिली हुई है इसके एवज में संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धांतों को उन्हें मानना पड़ता है। तो ऐसे में यह प्रश्न खड़ा किया जाता है कि क्या इन राज्यों की सर्वोच्चता यहाँ प्रभावित हो गई? इसका जवाब है कि नहीं, कतई नहीं प्रभावित होती है। राज्य स्वेच्छा से अगर अपने ऊपर किसी प्रतिबंध को स्वीकार कर लेता है तो यह उसकी स्वेच्छा है, खुद की इच्छा है। जिस दिन उसकी इच्छा बदल जाएगी वह इस प्रतिबंध को मानने से इनकार कर देगा। तो इस तरह के प्रश्न जो खड़े किए जाते हैं कि क्या अन्य संगठनों की सदस्यता लेने से राज्य की सर्वोच्चता या संप्रभुता प्रभावित होती है, सीमित होती है, मर्यादित हो जाती है, तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
राज्य की संप्रभुता किसी भी स्थिति में सीमित नहीं की जा सकती है। अगर राज्य की संप्रभुता को सीमित कर दिया गया, मर्यादित कर दिया गया, तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, ये है 4 तत्व राज्य के, जिनके के माध्यम से एक राज्य राज्य के रूप में खुद को स्थापित करता है। यही 4 अनिवार्य तत्व हैं। इन 4 अनिवार्य तत्वों में संप्रभुता का तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर राज्य के पास उपरोक्त तीनों तत्व रहें, संप्रभुता न रहे, तो उस राज्य को राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसके उदाहरण के रूप में आप अपने ही देश भारत को देख सकते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इसके पूर्व भारत को एक राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त था। क्यों? जबकि भारत के पास भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, यहाँ सरकार भी थी जो कार्यक्रमों को संचालित करती थी, व्यवस्थाओं को संचालित करती थी। बावजूद इसके भारत राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं था। क्यों? इसलिए कि संप्रभुता की शक्ति भारत के पास नहीं थी। भारत ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन से जो नीति और निर्देश भारत को प्राप्त होते थे वह उन्हीं को मानता था। तो अगर वह दूसरे द्वारा निर्देशित होता था तो इसका मतलब था कि वो सर्वोच्च शक्ति नहीं था, और सर्वोच्च शक्ति अगर नहीं थी तो इसका क्या मतलब है कि संप्रभुता उसके पास नहीं थी। संप्रभुता नहीं रहेगी तो वह राज्य राज्य नहीं रहेगा। कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि क्या 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत एक राज्य था? इसका जवाब आपका रहेगा कि नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि भारत के पास संप्रभुता जैसी शक्ति नहीं थी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि राज्य की परिभाषा और राज्य के अनिवार्य तत्व, जिसमें कि जनसंख्या है, भूक्षेत्र है, सरकार है और संप्रभुता है, इनको मिलाकर ही राज्य का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये है आज का विषय, आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि राज्य की परिभाषा क्या है और राज्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आऊँगा तो एक नई चीज़ आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।